अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल हिस्ट्री बनाना कितना ज़रूरी है? क्या आपको लाजमी ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए किसी बड़े कंट्री के वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए, जैसे कि शेंगन कंट्रीज़ या 5 आई कंट्रीज़ जिसमें शामिल है यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। सबसे पहले आपने ये अच्छे तरीके से समझना है कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत है भी या नहीं। कौन सी सूरत में आपको ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत होती ही नहीं और आप अपने लाखों रुपए ज़ाया होने से बचा सकते हैं, और कौन सी सिचुएशन में आपको ट्रैवल हिस्ट्री हेल्प कर सकती है, और इस सिचुएशन में कम से कम बजट में कौन से कंट्रीज आप विजिट कर सकते हैं एक साथ, वो भी एक ही रिटर्न फ्लाइट में और कम से कम पैसों में। अगर फुल वीडियो देखेंगे तो सब समझ पाएंगे, अगर स्किप करके देखेंगे तो जहां पे आपको ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत होती भी नहीं वहां पे आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाने की कोशिश करेंगे और लाखों रुपए ज़ाया कर देंगे। और जहां ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत होगी वहां पे आप बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के किसी बड़े कंट्री के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और इस सिचुएशन में वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कौन सा कंट्री बेहतरीन है टूरिज्म के लिए और वहां पे जाके सेटल होने के लिए? उस कंट्री का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं लीगल तरीके से जिसमें आपके पैसे भी ज़ाया ना हो? इन सब पे मुकम्मल वीडियो सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। सारे वीडियोस आ रहे हैं इस नए यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी नया अपडेट आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाजमी है भी या नहीं। किसी भी कंट्री की वीज़ा रिक्वायरमेंट की लिस्ट उठा के देख लें, कहीं भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ट्रैवल हिस्ट्री का होना लाजमी है। रिक्वायरमेंट लिस्ट में आपको 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट, जॉब या बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट और होटल समेत कुछ और डॉक्यूमेंट्स। दूसरे सपोर्टिंग ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी के पेपर्स या कोई सपोर्टिंग लेटर या कोई भी ऐसा एक दूसरा डॉक्यूमेंट जिससे आप समझते हैं कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के अप्रूवल के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ट्रैवल हिस्ट्री को लाजिम नहीं रखा किसी भी कंट्री के वीज़ा के प्रोसेस के लिए। किस सिचुएशन में ट्रैवल हिस्ट्री आपकी हेल्प कर सकती है, उससे पहले हम आते हैं इस तरफ के किस सिचुएशन में वीज़ा ऑफिसर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को अहमियत देता ही नहीं, चाहे आप कितने भी डेवलप्ड कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं। यानी कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री का होना या ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ट्रैवल हिस्ट्री बनाने पे पैसे खर्च करना मतलब पैसे ज़ाया करना। अगर आपके रनिंग बैंक अकाउंट में अच्छा खासा अमाउंट है, बहुत अच्छी सेविंग है, स्ट्रांग बैंक स्टेटमेंट है, अपने कंट्री के साथ आपके स्ट्रांग फाइनेंशियली टाइज हैं जैसे कि एक अच्छी मालियत में प्रॉपर्टी का होना, अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का एक अच्छी लेवल का होना और इस बिजनेस से आपको एक बहुत अच्छी इनकम आती है, या अगर जॉब करते हैं तो एक वेल नोन कंपनी में जॉब करते हैं, मैरिड हैं, आपके बच्चे भी हैं और आपकी उम्र 40 से ऊपर है, फैमिली टाइज बहुत स्ट्रांग है बाय बर्थ और बाय मैरिज। अगर ये सब आपके पास है तो फिर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री की कोई भी अहमियत नहीं रहती। आपने कहीं ना कहीं ये देखा होगा या सुना होगा कि किसी का ब्लैंक यानी कि खाली पासपोर्ट पे उसका वीज़ा लग गया और किसी का ट्रैवल हिस्ट्री होने के बावजूद वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अब हम आते हैं इस तरफ के किस सूरत में ट्रैवल हिस्ट्री आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में आपकी हेल्प कर सकती है। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो फिर ट्रैवल हिस्ट्री आपके काम आ सकती है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रांग नहीं है, आपके फैमिली टाइज आपके कंट्री के साथ स्ट्रांग नहीं है, ना ही आपकी कोई प्रॉपर्टी है आपके अपने कंट्री में आपके अपने नाम, फादर या किसी और के नाम की प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती, फैमिली टाइज भी कुछ खास नहीं है और आपकी बिजनेस या जॉब प्रोफाइल भी कुछ खास नहीं है, या इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वीक हैं, तो वीज़ा ऑफिसर को यही लगेगा कि ये बंदा जाएगा और अपना ट्रिप ख़त्म करने के बाद वापस नहीं आएगा। फिर इस सिचुएशन में हम अपनी ट्रैवल हिस्ट्री दिखा सकते हैं ये प्रूव करने के लिए
कि हम जेन्युइन ट्रेवलर हैं। इस केस में ट्रेवल हिस्ट्री आपकी हेल्प कर सकती है। वीजा रिजेक्शन का मेन रीजन है इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकना, ओवरस्टे को रोकना, उन लोगों को रोकना जो वीजा खत्म होने से पहले वापस नहीं जाते। इसलिए ये तमाम चीजें हमें दिखानी होती है ये प्रूव करने के लिए कि हम जेन्युइन ट्रेवलर हैं। फिर उस बेस पे वीजा ऑफिसर प्रिडिक्ट करके डिसीजन लेता है कि ये बंदा वापस आएगा या नहीं आएगा। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन कहीं ना कहीं वीक है और ट्रैवल हिस्ट्री से आप ये मज़ीद प्रूव करना चाहते हैं कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं, तो कम से कम पैसों में एक से ज़्यादा कंट्रीज़ आपके कंट्री से सिर्फ एक ही रिटर्न फ्लाइट पे आप इस तरीके से 6 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। ट्रैवल प्लान कुछ इस तरीके से हो सकता है कि श्रीलंकन एयरलाइन की एक रिटर्न टिकट ली जा सकती है थाईलैंड की या मलेशिया की। जाते वक्त और वापसी के वक्त श्रीलंकन एयरलाइन ट्रांजिट करेगी कोलंबो में। कोई ऐसी फ्लाइट देखी जा सकती है जिसकी ट्रांजिट 12 घंटे से ज़्यादा हो और 24 घंटे से कम हो। श्रीलंका का ट्रांजिट वीज़ा ऑनलाइन 2 दिन का फ्री मिलता है। श्रीलंका तो ऐसे ही बगैर किसी कॉस्ट के आपके ट्रिप में ऐड हो जाएगा। एंट्री और एग्जिट की स्टैम्प्स भी आपके पासपोर्ट पे लग जाती हैं। बाकी 5 कंट्रीज थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया और वियतनाम, ये कंट्रीज कहीं ना कहीं अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। इन कंट्रीज को आप बाय रोड भी विजिट कर सकते हैं। अगर फ्लाइट्स लेना चाहते हैं तो इन कंट्रीज की आपस में फ्लाइट्स बहुत ही सस्ती होती हैं। अगर आप 2-3 महीने एडवांस में फ्लाइट्स लेते हैं तो आपको बहुत ही सस्ती मिलती हैं। यहाँ तक कि बस के फेयर से सस्ता फेयर आपको फ्लाइट का मिलता है। ये मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करें कि पहला कंट्री आपका कौन सा था, थाईलैंड या मलेशिया। रिटर्न फ्लाइट भी आपकी वहाँ से है तो उस कंट्री का वीज़ा आपका कम से कम डबल एंट्री होना चाहिए, क्योंकि एंड में आप वापस उसी कंट्री जाएंगे और रिटर्न फ्लाइट आपकी वहाँ से होगी। थाईलैंड नॉर्मली री एंट्री परमिट भी देता है। री एंट्री परमिट जब आप थाईलैंड से एग्जिट करते हैं तो एयरपोर्ट से भी ले सकते हैं या फुकेत या बैंकॉक में जहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे इमिग्रेशन का ऑफिस होता है तो वहाँ से भी आप ये री एंट्री परमिट ले सकते हैं। री एंट्री परमिट में ये होता है कि वीज़ा आपका वही सिंगल एंट्री रहेगा, उस पर आपको दोबारा परमिट मिलता है कि इसी वीज़ा पे आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं थाईलैंड के अंदर। मगर एडवांस में वीज़ा लेना बेहतर होता है। कुछ सिचुएशन में मैं री एंट्री परमिट लेता हूं और कुछ केसेस में मैं अपने कंट्री से थाईलैंड का ट्रांजिट वीज़ा डबल एंट्री में ले लेता हूं। ट्रांजिट वीज़ा पे आप थाईलैंड में 30 डेज स्टे कर सकते हैं और टूरिस्ट वीज़ा पे 60 डेज मैक्सिमम। रिटर्न फ्लाइट का दूसरा ऑप्शन यही है कि आप लास्ट कंट्री से भी एग्जिट कर सकते हैं, मगर इस सिचुएशन में नॉर्मली रिटर्न टिकट थोड़ा महंगा मिलता है। और रही बात स्टिकर वीज़ा की या ई वीज़ा की, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आजकल कि आपने किस वीज़ा पे ट्रेवल किया है। आप पहले एक अच्छी रिसर्च करें, फ्लाइट्स, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स, एयरपोर्ट रिक्वायरमेंट्स और दीगर रिक्वायरमेंट्स, ये सब चीज़ें चेक करने के बाद आप अपना ट्रेवल प्लान बनाएं जिसमें आपका टाइम और पैसे दोनों में से कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। इस वीडियो का मकसद था आपके साथ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और पॉसिबिलिटीज़ शेयर करना।